Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मित्रों, रीट शिक्षक भर्ती हेतु हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 9 आज आपके लिए लेकर आया हूं, जो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों के लिए ही उपयोगी है मित्रों। जिसमें पूरे 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। 25 करने का आपका टारगेट होना चाहिए। आपकी तैयारी लाजवाब रहेगी अगर आप सही कर देते हो इनमें से 25 प्रश्नों को। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से संक्षेपण का विलोम शब्द है? विस्तारीकरण, स्फीति, विस्तीर्ण और विस्तारण। तो मित्रों, संक्षेपण शब्द आपने सुना होगा। इसका विलोम मतलब उल्टा आपको बताना है। तो संक्षेपण का विलोम होता है विस्तारण। क्या होता है? विस्तारीकरण। विस्तीर्ण नहीं होता है बल्कि विस्तारण होता है। चौथा विकल्प आपका यहाँ पर सही है। देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म पानी का पर्याय नहीं है? तोय और उदक, जीवन और सलील, अम्ब और अब्र और अम्बु और आब। तो मित्रों, पानी का पर्याय नहीं है मतलब पर्यायवाची शब्द कौन सा ऐसा है जो पानी के पर्यायवाची नहीं है? तो देखिए, तोय और उदक भी होता है, जीवन और सलील भी होता है, अम्ब और आब भी होता है, लेकिन अम्ब और अब्रक दोनों पानी के पर्यायवाची यहाँ पर दोनों ही नहीं है साथियों। इसलिए तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न संख्या 2 में। जन्मांध में कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो जन्मांध का समास विग्रह क्या होगा? जन्म से है जो अंधा, उसको कहते हैं जन्मांध। तो मित्रों, कर्ता ने कर्म को करण से, करण तत्पुरुष समास का ये उदाहरण है। तो आपका यहाँ चौथा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न नंबर 3 में आपका चौथा विकल्प सही है, तत्पुरुष समास कार प्रत्यय से निर्मित शब्द नहीं है। बेकार, कलाकार, कुंभकार, तक्षकार। तो उस शब्द का चयन कीजिए जिसमें कार प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए, तक्षकार का निर्माण तक्ष प्लस कार से हुआ है। कार इसमें प्रत्यय है और तक्ष मूल शब्द है। कुंभकार में कुंभ प्लस कार से हुआ है। कलाकार में कला प्लस कार से हुआ है। लेकिन बेकार शब्द में बे यहाँ पर मूल शब्द नहीं है बल्कि बे एक उपसर्ग है और कार यहाँ मूल शब्द है, न कि प्रत्यय। तो ये जो बेकार शब्द है ये प्रत्यय से निर्मित नहीं है। प्रथम विकल्प आपका सही है। साथियों, प्रश्न 4 में, निम्न में से किस शब्द में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अपर्याप्त, अपराध, अपदस्थ और अप्रोक्ष। तो मित्रों, अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगर हम बात करें अप्रोक्ष की तो अपरोक्ष। यहाँ पर देखिए अपरोक्ष, इसमें अ उपसर्ग है न कि अप। अपदस्थ, अ प्लस पदस्थ, इसमें भी अ उपसर्ग है। अपर्याप्त, अ प्लस पर्याप्त, इसमें भी अ उपसर्ग है। लेकिन अपराध में अप उपसर्ग लगा हुआ है। इसलिए आपका सेकंड विकल्प सही है साथियों प्रश्न संख्या 5 में। वध्वीर्ष्या पद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? वधु प्लस ईर्ष्या, वधु प्लस ईर्ष्या, वधु प्लस ईर्ष्या और वध्वी प्लस ईर्ष्या। तो वध्वीर्ष्या शब्द है। देखिए, वध्वीर्ष्या शब्द में आपके यण संधि है और इसमें संधि विच्छेद होगा वधु प्लस ईर्ष्या। अगर आपने पहला कर दिया तो गलत है क्योंकि इसमें छोटे ऊ की मात्रा लग रही है और वधु में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आती है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न संख्या 6 में। वत्स का तद्भव रूप होगा बच्चा, वत्स, वत्सल, वात्सल्य। तो वत्स का तद्भव होता है बच्चा। क्या होता है? वत्स का तद्भव बच्चा होता है साथियों। प्रथम विकल्प आपका यह सही है प्रश्न संख्या 7 में। ऐसा कार्य करो जिससे सबका भला हो वाक्य में प्रयुक्त अव्यय है। ऐसा करो जिससे और ही। साथियों देखिए, हो शब्द है चौथा। तो ऐसा का अव्यय का मतलब होता है जो बदलता नहीं है। तो ऐसा का तो ऐसी कर देते हो आप, करो का करे कर देते हो का ही कर देते हो। मतलब ये तो अव्यय नहीं है बल्कि ये जिससे शब्द है ये एक अव्यय का प्रारूप है। तो तीसरा ही विकल्प आपका यहाँ सही है प्रश्न संख्या 8 में। निम्न में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा और लालच। तो मित्रों, इस प्रश्न पे आपको थोड़ा गौर फरमाना है।
विशेषण शब्द देखना है आपको। देखिए लालच, मिठास, भलाई, तीनों ही संज्ञा शब्द है। किसे शब्द है? तीनों संज्ञा। और यहाँ पर विशेषण शब्द है साथियों थोड़ा। कौन सा शब्द है? विशेषण थोड़ा। ये तीसरा विकल्प सही है, थोड़ा एक विशेषण शब्द में आ जाता है। कहते हैं समुद्र में लगने वाली आग कहलाती है दावा नल, बड़वा नल, जलप्रपात और जठरा नल। तो मित्रों समुद्र में जो आग लगती है उसको कहा जाता है बड़वा नल। क्या कहा जाता है साथियों? बड़वा नल उसको कहा जाता है। दूसरा विकल्प सही है। बाकी जठरा नल पेट की आग, दाव नल जंगल की आग। प्रश्न है 10 में दूसरा विकल्प। प्रश्न प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो। वाक्य है मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो की शब्द से अगर वाक्य जुड़ा हो तो आप आसानी से पहचान कर सकते हो कि यह उपरोक्त जो वाक्य है ये मिश्र वाक्य का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? ये मिश्र वाक्य का। मतलब आपका प्रथम विकल्प सही है साथियों कि प्रत्येक धर्म सिखाता है कि आपस में भाईचारे से रहो, ऐसा मिश्र वाक्य में आएगा। ये राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र एवं संयुक्त वाक्य है। तो मित्रों मिश्र एवं संयुक्त नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर मिश्र नहीं है, संयुक्त बाद में है, तो ये गलत है। सरल वाक्य नहीं है, मिश्र नहीं है, और यहाँ इसका राइट आंसर है संयुक्त वाक्य का ये उदाहरण है। प्रश्न नंबर 12 में आपका तीसरा विकल्प सही है साथियों। राम आया, भाई से मिला और तुरंत लौट गया। अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है मना कर देना, मजाक उड़ाना, अंगूठा दिखाकर परेशान करना और अपनी ओर बुलाना। तो मित्रों अंगूठा दिखाने का मतलब होता है मना कर देना। किसी भी चीज़ के बारे में आप जब मना कर देते हो तो वो होता है अंगूठा दिखाना। प्रथम विकल्प आपका सही है। जैसे आपका कोई दोस्त है कुछ मांगता है तो आप वो अंगूठा दिखा देता है, आप कहते हो ज़्यादा अंगूठा मत बता, मतलब वो मना कर देता है उस चीज़ के लिए। प्रथम विकल्प सही है साथियों। प्रश्न 13 में गाल बजाना का अर्थ है डीग हाँकना, शिव की आराधना करना, खुशियाँ बांटना, बहुत गरीबी होना। तो मित्रों गाल बजाने का मतलब होता है डीग हाँकना। डींगे हाँकते रहते हैं ना बहुत सारे लोग, वो होते हैं गाल बजाना। प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 14 में। प्रश्न की वस्तुनिष्ठता से आशय यह है कि प्रश्न का उत्तर एक या दो शब्दों में हो, प्रश्न का उत्तर बहुविकल्पी हो, प्रश्न का उत्तर सदैव एक ही होना चाहिए और प्रश्न का स्तर विद्यार्थियों के स्तर के अनुकूल होना चाहिए। तो मित्रों वस्तुनिष्ठ का आशय मतलब होता है कि अगर किसी प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक ही माना जाए तो उसको ही वस्तुनिष्ठता की संज्ञा दी जाती है। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों। प्रश्न 15 में जब किसी वाक्य में लिंग वचन आदि कर्ता के रूप से प्रभावित होते हैं तो उस वाक्य को कहा जाता है कर्तृवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य और सभी। तो मित्रों वह वाक्य जिसमें लिंग का जो चयन है वो वचन के आधार पे, कर्ता के आधार पर कर रहे हो तो उसको आप कर्तृवाच्य में रखोगे। किस में रखोगे? कर्तृवाच्य में। क्यों? क्योंकि उपरोक्त क्रिया किसके अनुसार कर रहे हो आप? कर्ता के अनुसार। इसलिए आपका प्रथम विकल्प सही है प्रश्न 16 में। शिक्षा के बदलते परिवेश में निम्न में से किस प्रकार के मूल्यांकन का महत्व अधिक है? सतत मूल्यांकन, आकस्मिक मूल्यांकन, उत्पाद मूल्यांकन, व्यवहार मूल्यांकन। तो मित्रों शिक्षा का जो परिवेश बदला है इसमें जिस प्रकार के मूल्यांकन का महत्व अधिक है वो है आपका सतत मूल्यांकन। कौन सा सतत? मतलब लगातार चलने वाला मूल्यांकन। प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों। मित्रों प्रश्न नंबर 17 में आपका प्रथम विकल्प सही है सतत मूल्यांकन का। पर्यायवाची शब्द की व्याख्या तथा अर्थ स्पष्ट करने की सर्वोत्तम विधि है उद्बोधन विधि, व्याकरण सम्मत विधि, प्रवचन विधि और उक्त में से कोई नहीं। मतलब किसी भी चीज को आपको पर्यायवाची समझना है तो उसकी व्याख्या और अर्थ स्पष्ट करने की सर्वोत्तम विधि होती है कि आप व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करो, व्याकरण सम्मत विधि को अपनाओ। दूसरा ही विकल्प सही है साथियों। इसके आधार पर जो पर्यायवाची शब्द है उसकी व्याख्या और अर्थ को समझने में आसानी रहती है। दूसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न संख्या 18 व्याकरण सम्मत विधि। कोई भी प्रश्न कितनी शुद्धता व सार्थकता से विद्यार्थियों का मूल्यांकन करता है, मूल्यांकन का यह गुण कहलाता है वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वेदता, व्यापकता। तो देखिए कोई भी प्रश्न है
वो शुद्धता और सार्थकता से छात्रों का मूल्यांकन कर रहेंगे तो मतलब वो परीक्षण क्या है, विश्वसनीय परीक्षण माना जाएगा। विकल्प नंबर 2 सही है साथियों। प्रश्न संख्या 19 में भाषा शिक्षण में मूल्यांकन का महत्व कब और अधिक हो जाता है? जब बालक अधिगम में कठिनाई महसूस कर रहे हो, जब बालक उच्च स्तरीय अधिगम कर रहे हो, जब बालकों की भाषा अध्ययन रुचि कम हो, और उपरोक्त सभी। तो मित्रों, जो भाषा शिक्षण के मूल्यांकन का उपागम है इसका महत्व कम और अधिक कब हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा कि जब बालक अधिगम में कठिनाई महसूस करता है तो ही साथियों उसे क्या होता है, मूल्यांकन का महत्व अधिक होता है। विकल्प नंबर प्रथम सही है। प्रश्न संख्या 20 में शब्दकोश का प्रयोग करने से बच्चों की निम्न में से कौन सी क्षमता विकसित होती है? उच्चारण क्षमता, वाचन क्षमता, उपयोग क्षमता और गायन क्षमता। तो मित्रों, शब्दकोश का प्रयोग आप कर रहे हो डिक्शनरी वगैरह का, तो इनसे आपके उपयोग की क्षमता विकसित होती है क्योंकि आप उसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकते हो। तीसरा विकल्प सही है साथियों। प्रश्न 21 में भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक चरण है जिज्ञासा, प्रयत्न, अनुकरण और अभ्यास, प्रयत्न, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास, अनुकरण, जिज्ञासा, प्रयत्न और अभ्यास, और अभ्यास, जिज्ञासा, प्रयत्न और अनुकरण। बड़ा ही इजी क्वेश्चन है अगर समझना चाहो तो। मित्रों, भाषा सीखने का मनोवैज्ञानिक चरण होता है सबसे पहले जिज्ञासा, फिर उत्पन्न, फिर अनुकरण और फिर अभ्यास। ये चारों ही भाषा सीखने के मनोवैज्ञानिक चरण में आते हैं। तो प्रथम विकल्प आपका सही है साथियों। प्रश्न 22 में भाषा शिक्षण में प्रमुख चुनौती है वर्ण द्वैत की, उच्चारण की, मानक व स्थानीय रूप में सामंजस्य की और व्याकरण संबंधी ज्ञान की। तो मित्रों, जो भाषा शिक्षण में मुख्य चुनौती है वो मानी जाती है मानक और स्थानीय रूप में सामंजस्य। जो मानक भाषा है, जो स्थानीय भाषा है, उनमें जो सामंजस्य बनेगा वो सबसे बड़ी चुनौती होती है। तो तीसरा विकल्प सही है। 23 में मूल्यांकन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है, मूल्यांकन एक व्यापक प्रक्रिया है, मूल्यांकन का उद्देश्य की पूर्ति से कोई संबंध नहीं है, और मूल्यांकन का उद्देश्य शिक्षार्थी के संपूर्ण विकास का पता लगाना है। तो मित्रों, असत्य कथन देखिए मूल्यांकन के संबंध में वो है मूल्यांकन का उद्देश्य की पूर्ति से कोई संबंध नहीं है। यह असत्य कथन है क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य पूर्ति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण संबंध होता है साथियों। तीसरा विकल्प आपका यहाँ सही रहेगा। 24 में किसी परीक्षा में प्रश्नों को बनाते समय निम्न में से किस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए? परीक्षार्थियों का स्तर, प्रश्नों की व्यावहारिकता एवं उपयोगिता, परीक्षा का उद्देश्य और उपयुक्त सभी। तो मित्रों, कोई भी परीक्षा है, प्रश्नों को बनाते समय आपको जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो सभी इसमें से मिल जाती है, इसलिए आपका चौथा विकल्प 25 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 26 देखेंगे साथियों कि जब किसी परीक्षण में छात्रों के विभिन्न अवसरों पर या उसी प्रकार के भिन्न भिन्न परीक्षण पदों में प्राप्त फलांकों में समता होती है तो परीक्षा का यह गुण कहलाएगा व्यापकता, वेदता, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता। तो मित्रों, ऐसे प्रश्न जब आते हैं तो हम बड़ा ही कंफ्यूज होते हैं। क्या पूछ रहा है आपसे? कोई भी परीक्षण है, छात्रों को विभिन्न अवसरों पर आपने या उसी प्रकार के भिन्न भिन्न परीक्षण दिए, अब वो जो उसके फलांक हैं उनमें समता मतलब समानता होती है, तो मतलब वो परीक्षण क्या है साथियों? वो विश्वसनीय परीक्षण होता है। कैसा परीक्षण होता है? वो विश्वसनीय परीक्षण होता है। चौथा विकल्प आपका 26 में सही है। एक प्रमाणीकृत परीक्षण में होता है विश्वसनीयता एवं वैधता, निबंधात्मक प्रश्न, मौखिक प्रश्न, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों, जो एक प्रमाणीकृत परीक्षण होता है उसमें विश्वसनीयता भी होती है और वैधता भी होती है। दोनों को हम अच्छी तरह से समझते हैं, विश्वसनीयता और वैधता है। दल शिक्षण का विकास किसके द्वारा किया गया? डेविड वार्डिंग, कमेनियस, कीथ एचिसन और गिल्लिकर्ट। तो मित्रों, दल शिक्षण जिसको टीम टीचिंग भी कहते हैं, इसका विकास डेविड वार्डिंग के द्वारा किया गया। प्रथम विकल्प आपका यह सही है साथियों। 28 में प्राथमिक शिक्षा हेतु महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा का निर्माण किस विधि के आधार पर किया? परियोजना विधि, डाल्टन विधि, दल शिक्षण विधि और जीवन वृत्त। देखिए, बुनियादी शिक्षा का निर्माण गांधी जी ने जॉन डीवी की जो विधि है परियोजना विधि, इसके आधार पर किया था। जॉन डीवी की जो परियोजना जो विचारधारा है और जो किलपैट्रिक की विधि है, इसके आधार पर ही महात्मा गांधी जी ने भी कि भाई बच्चे करके सीखे,
इस विधि का निर्माण किया था? बुनियादी शिक्षा जिसको कहते हैं। और साथियों आज का अंतिम 30वां क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना नहीं भूले। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर और समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। मित्रों जो उपचारात्मक शिक्षण है वो आधारित होता है निदानात्मक शिक्षण पर। तो जब निदानात्मक शिक्षण पूरा हो जाता है, मतलब समस्याओं के कारणों की सही पहचान हो जाती है, तब उपचारात्मक शिक्षण अपने आप सफल माना जाता है। तो चौथा विकल्प सही है प्रश्न 30 में। साथियों आज के 30 क्वेश्चन थे, जरूर कमेंट करके जाए कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं और टेस्ट पेपर आपको कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मित्रों का।